लोग ये समझते हैं कि दियामर बाशा डैम जो है वो एक ही किसी इलाके में बन रहा है। दियामिर एक अलग ज़िला है जो गिलगित बल्तिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसी तरह बाशा जो है वो KPK का इलाका है। और ये जो डैम बन रहा है इसका जितना भी पानी स्टोर होगा वो होगा दियामर की हदूद में, और जबकि जो बिजली घर बनेंगे वो बनेंगे बाशा की हदूद में। ये जो दियामर बाशा डैम का मंसूबा है इसमें 31 गाँव जो हैं, आबादियाँ, बड़ी आबादियाँ जो हैं वो इसकी जद में आएंगी। तकरीबन 4100 से ज़ायद घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे वो, और उसके साथ साथ तकरीबन 35,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस डैम की वजह से मुतासर हो रहे हैं। और फिर जो आबा व अजदाद की कब्रें हैं उन लोगों की वो ज़ेर आब आ रही हैं, ज़र्री अराज़ी ज़ेर आब आ रही है, बंजर ज़मीनें जो हैं वो ज़ेर आब आ रही हैं। हम सैदी से यहाँ बशिंदा है, यहाँ के हैं, हमारा दादा परदादा जो भी है सब यहाँ से पैदाइश है, यहाँ का हम मतलब अल्लाह ताला ने मालिक किया। हमने खुशी से पाकिस्तान को डैम छोड़ दिया, अपने भाई को डैम छोड़ दिया। पाकिस्तानी हमारा भाई है, हमने खुद उसको मतलब तस्लीम किया और डैम छोड़ दिया। हम घर से निकला, हम बेघर हो गया, माजिर हो गया। अब हमारा ऊपर यही इंतज़ाम लगाया, इंतज़ाम वाला वाबड़ा वाला ने हमारा 1 रुपए के बजाय 5 आने नहीं देता है। मेरा नाम फिदाउल्लाह है। मैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कर चुका हूँ। मेरा ताल्लुक़ थोर से है। इस इलाके की थोर की जो आबादी है वो लगभग 30,000 के करीब आबादी है। लोगों का ज़रिया माश जो डाउन कंट्रीज़ के अंदर हैं, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हैं या दीगर जो सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं वो नहीं है। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, जो ज़रिया माश है थोर में, वो खेती बाड़ी है, जंगलात जो हमारे कौमी जंगलात हैं वो है। इसके अलावा जो माल मवेशी यहाँ थोर में पाले जाते हैं घरों के अंदर, वो ज़रिया माश है। ये जो डैम बुनियादी तौर पर दियामिर बाशा डैम जो बन रहा है, इसका जो बन बांधा जाएगा, जहाँ पर तामीर होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, वो मुकम्मल तौर पर इस गांव में थोर में ही बन जाएगा। मेरा नाम अख्तर मुनीर है और मैं यहाँ थोर का बाशिंदा हूँ। यहाँ पे जो डैम बन रही है इसका फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ से है, और ये KPK और GB के फर्स्ट बाउंड्री हमारी यहाँ से स्टार्ट है। तो शुरू में यहाँ वापडे वाले आए और इंतज़ामिया आए, बोला कि भाई यहाँ डैम बना रहे हैं जो पाकिस्तान को बिजली की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे लोगों के साथ उन्होंने बात की, तो जब हमारे लोगों ने इनको डैम बनाने के हवाले से ओके किया और बनाने की इजाज़त दे दी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप डैम बनाओगे तो आपको तमाम तर मराहत मिलेंगे, तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलेंगे, और तमाम तर जो आपके यहाँ से भी बेहतर जगह आपको बना कर देंगे। यहाँ पे स्कूल होगी, कॉलेज होगी, यूनिवर्सिटी होगी, आपको रोड होगा, दुनिया के लोग बाहर से यहाँ आएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी किस्म की आपको परेशानी और तकल्लुफ़ नहीं होगी, और यहाँ की गुर्बत से ये लोग निकल जाएंगे। तो हमारे लोगों ने कहा चलो ठीक है, आप डैम बनाओ, पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो पाकिस्तान के हम रहने वाले हैं, हम पाकिस्तान पर अपनी जान निछावर करने वाले वो लोग हैं। तो डैम बनाने की इजाज़त दी। तब उनके साथ एक मुआहदा हमारा हुआ कि भाई आबाद ज़मीन जो है, यहाँ की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है जो सदियों से आबाद है, उस ज़मीन की रेट 8 लाख रुपए, और जो पानी के नीचे पानी है यानी जो आबाद ज़मीन नहीं किया उसका रेट 2,59,000 रुपये, और इसके ऊपर जो हमारे माल मवेशी जो रहती हैं जिसको हम चरागाह कहते हैं, और तीसरा उसका भी बोला 1 लाख रुपए के हिसाब से उस ज़मीन को भी शामिल करके ये 3 किस्म ज़मीनों को हम आपको पेमेंट देंगे। और दूसरा ऑप्शन ये बोला कि यहाँ पे आपके घर बने हुए फटे पुराने सदियों के पुराने घर बने हैं, इसके एवज़ में हम आपको 1 कनाल का अच्छा प्लाट जहाँ पे रोड, बिजली, पानी सारी सहूलत मौजूद होगी,
एक कनाल का प्लाट फी चोले के हिसाब से आपको देंगे। और दूसरा जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए, यानी आप खेती बाड़ी वाले लोग हैं, उस खेती बाड़ी के लिए 3 कनाल की ज़मीन वो भी देंगे। हमने बोला ठीक है बना लें। तो जब पेमेंटें स्टार्ट हो गई तो उन्होंने शुरू में हमारा इस थोर नाले का जो अवार्ड बना था 5 अरब 59 करोड़ रुपए, जो असल मुआवजा था 5 अरब 59 करोड़ रुपए, जब उन्होंने फिर गपला करके किसने खाया है, किसने हड़प लिया है, हमें मिला है 2 अरब 59 करोड़ रुपए। 2 अरब रुपए बीच में से जो बना अवार्ड से कम करके हमें मुआवजा दिया है। वो किस ज़मीन का? वो इस ज़मीन का दिया है कि जो आबाद ज़मीन था उसको बंजर में ला कर दिया है, जो बंजर ज़मीन था उसको चरागाह की ज़मीन में लाकर हमें ये मुआवजा कम करके हमें दे दिया है। तो उस वक़्त हमने चेक लेने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने बोला आप इत्तिजाजन ले लें, चेक ले लें, वरना तुरबिले की तरह आपका ज़मीन भी जाएगा, डैम भी बनेगा, क्योंकि पहले लिख चुके हैं। तो हमारे यहाँ तालीम कम होने की वजह से हमारे लोगों के पास ये खौफ और हिरासत पैदा हुआ कि बोला कि भाई हम अपने पैसे लेंगे। तो हमने वो मुआवजा तो ले लिया है, लेकिन वो आटे में नमक की मकदार भी नहीं था। आप यकीन मानिए कि इसका भी मतलब ज़रख़ेज़ पेमेंट्स हमें नहीं मिले हैं। हमें शदीद रिजर्वेशंस हैं इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। हम ये नहीं चाहते हैं कि डैम ना बने, बिल्कुल चाहते हैं डैम बने। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, हम बड़ा सराहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मतलब इस के ऊपर कहा तो वेल एंड गुड, बना ले डैम, हम आज भी तैयार हैं। लेकिन खुदारा कि हमारे मतलब जो मुश्किलात हैं, हमारे साथ जो जुल्म हुए हैं, उसका भी तो कोई नोटिस ले, उससे भी तो पूछे। हमारी मतलब लाशें गिरी हैं इसके लिए। हमारे अपनी ज़मीनों के रेट्स हमें पूरे नहीं मिले हैं। लेफ्ट ओवर अवार्ड अभी पड़ा हुआ है और आज तक कोई भी अवार्ड बना है पेमेंट्स के, वो हमारे मौजूदगी में नहीं बना है। मुझे खुद नहीं पता है कि मेरी ज़मीन कितनी वो हुई है। वो पैमाइश किए हैं, खुद आए हैं, पैमाइश किए हैं और हमें ज़बरदस्ती चेक पकड़ा दिए हैं, भाई आपकी ज़मीन ये है। ये बदकिस्मती है कि जब भी हुकूमतें वफाक में बदलती रही हैं, उन्होंने इस मंसूबे के साथ एक अजीब किस्म का सलूक किया है। पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसका इफ्तिताह हुआ, उन्होंने एक काम शुरू किया, लोगों से उस दौर में ज़मीनें ख़रीदी गई। फिर पीपल पार्टी के दौर हुकूमत में 2 वज़ीर आज़म आए, उन दोनों ने भी इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। और फिर लोगों के साथ अब तक तकरीबन 3 मुआहदे हो चुके हैं मुतासरीन के साथ। पुरतशद्दुद हंगामे हुए, हलाकतें हुई, जलाओ घेराव हुआ, फिर एक नया मुआहिदा किया गया और मुआहिदे दर मुआहिदे होते रहे, लेकिन लोगों के मुतालिबात जो है वो हल होते हुए अब तक सामने नहीं आए। फिर ये भी बताया गया कि जो डैम के लिए ज़मीनों की ख़रीदारी का अमल था, उसके अंदर भी घपलों की शिकायत आई कि बंजर अराज़ी को जो है वो ज़री अराज़ी दिखा के ज़्यादा पैसे जो है कौमी ख़जाने को चूना लगाया गया, या जहाँ 8 कनाल ज़मीन किसी की जा रही थी तो उसको 16 कनाल ज़ाहिर किया गया। तो इस तरह से बहुत सी शिकायत भी हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, और जो मुतासरीन के ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको बहुत ज़्यादा तरजीह बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत थी। लेकिन शायद हमारे जो हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने उस मसले को इस तरह सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हालात इस नहज पर पहुँचे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे ज़मीन मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं, जिनके आज तक खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा मतलब ज़ाती कोई मामला नहीं है, खुदा की कसम हमें अपने ज़ाती ज़मीनों के पैसे आज तक नहीं मिले। हमारे घर में अलग भाई भी होते हैं, उसके बेटे भी अलग होते हैं, अलग अलग हम बांटे हुए लोग हैं, अपने अपने घर में रहते हैं। तो उन्होंने बोला जो भी छत है कि हम एक में लाते हैं, फिर आपको तकसीम करके डिवाइस करके आपको अपना चोले आपके नाम पर करेंगे। तो इस हिसाब से ये बात करके उन्होंने बाद में वो चोले जितने भी छत के नीचे थे पूरा ख़ानदान को मिलाकर एक चोले में शो किया है। वो बिल्कुल नामुनासिब है, बिल्कुल नामुनासिब। पूरा एक ख़ानदान को या पूरा एक घर को मिलाकर एक चोले में शो करें तो क्या वो कहीं जाकर एक कनाल में रह सकते हैं? यहाँ 15 कनाल 20 कनाल में जो घर बना हुआ है, उन लोगों को एक कनाल में डाल दिया है इन लोगों ने। ये जो मुतासरीन को ये कहा जा रहा है कि जी आपने मुआवजा लिया है, आप अभी ये इलाका खाली कर दें, ये गैर मुनासिब बात है, क्योंकि अभी तो डैम के मंसूबे पर अमलन काम शुरू नहीं हुआ है।
अभी जब डैम बनेगा, उसमें पानी स्टोर होना शुरू होगा, तो ये लोग खुद ब खुद निकल के चले जाएंगे, आपको कहने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। जब जैसे जैसे पानी आता जाएगा ये लोग खुद नकल मकानी कर जाएंगे, मजबूर भी होकर करेंगे। उसके लिए आपको कोई फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सालों साल पहले आप लोगों से ये कहें कि जी आप अपना घर खाली करें, आप चले जाएँ, तो मेरे ख्याल में ये क़ब्ल अज़ वक्त है। आबादकारी का जो इशू है ये तो वापडा की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इशू ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा है। ज़मीन का हुसूल हमारे ज़िम्मे था। अल्हम्दुलिल्लाह जो 99% जो है वो ज़मीन लेके हमने वापडा को दी है। डैम साइट पे तो अभी कोई रुकावट नहीं है। कल अगर आप डैम का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। इशू इस वक्त है वो रीसेटलमेंट का है। जो 40,000 के करीब जो नफूज हैं, जो अपने घर बार अपने तमाम तर जो है जो विरसा है उसको छोड़ रहे हैं, उसके लिए कुछ हमने पिछले हुकूमत के दौरान में कुछ रीसेटलमेंट प्लान बनवाए थे वापडा के साथ। उसके तहत कुछ लोगों को आपने वहाँ पे मुख्तलिफ मॉडल विलेजेस में सेटल करना था, जिसमें एक मॉडल विलेज तो हमारा तैयार हो गया। तो 2 और कॉलोनीज़ जो सेटलमेंट के हवाले से बननी थी वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी, बिकॉज़ आप उसकी जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इदारा बनाया, गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, और उसका MOU हुआ। आज 2 साल हो गए वापडा के साथ। वापडा ने वहाँ पे तकरीबन कोई 4 अरब रुपए के CBMs कमिट किए हुए हैं दियामिर बादशाह डैम के हवाले से, क्योंकि इस डैम के जद में हमारे कई स्कूल, कई हॉस्पिटल, कई कॉलेज, कई जो है वो सरकारी इदारे भी आ रहे हैं, जिसका हमने कंपनसेशन नहीं लिया। हमने यही एग्रीमेंट किया कि यही आप हमें बना के दो, हम आज। अब आप देख लें कि वो बनाना आज शुरू करेंगे तो 4 साल बाद जाके वो कंप्लीट होंगे, तो अभी तक वो शुरू ही नहीं हुए, तो मतलब अगले 4 साल में वहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, तैयार नहीं होगा। अभी बात ये है दरअसल कि वो हुकूमत को सोचना था, उन्होंने सर्वे किया था कि यहाँ की आबादी कितनी है, यहाँ से नकल मकानी कितने लोग करेंगे, वो हिसाब उन्होंने करना था। 1300 कनाल का प्लाट चिलास में उन्होंने तैयार किया है। 1300 कनाल, 1300 प्लाट तैयार है, जो कनाल का प्लाट है। अभी वो बता रहे हैं कि यहाँ लोग पूरे नहीं बच सकते हैं, आप चक्री जाएं, चक्री में 50,000 का कनाल भी नहीं है। चक्री इस्लामाबाद से जो एंड पे जो है चक्री का नाम बता रहे हैं, आप उधर शिफ्ट हो जाएं, उधर हमें क्या दोगे आप? कुछ भी नहीं भाई, या वहाँ ज़मीन ले लो या ये 13 लाख और 17 लाख पैसे ले लो, यहाँ से नसो। डैम तो हमारे सीनों के ऊपर वो बन रहा है, और उसमें अब हरपन दास के अंदर वो कभी ये ड्रामा रचाया जा रहा है कि वो प्लाट्स कम पड़ रहे हैं, कभी ज़मीन कम पड़ रही है, कभी वो थकदास का इशू वो सामने लेकर आते हैं, कह रहे हैं कि चक्री ले, क्यों जाएं हम चक्री, क्यों जाएं हम चक्री? नहीं जाएंगे। हमने कुर्बानी इसलिए तो नहीं दी है कि आप हमारी सकाफत के साथ भी खिलवाड़ करें, आप हमारी आइडेंटिटी को भी आप मसख करने चलें। नहीं सर, ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, डैम बनाने की इजाज़त दी, लेकिन अब हमें ज़्यादा मतलब डिस्पर्स ना किया जाए। अपनी पहचान पाकिस्तान के अंदर, हमारी जो पहचान है, यहाँ की सकाफत है, यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं पूरे वैली में, एक दूसरे के गम खुशी में हम शरीक होते हैं, इस तरह ज़िंदगी गुजारते आए हुए लोग हैं। कल को आप हमें बता रहे हैं कि कोई चक्री में डालेंगे, कोई यहाँ रहेंगे, कोई कहाँ रहेंगे। हम टुकड़े टुकड़े में होना नहीं चाहते हैं। हमारा जो हक है वो हमें मिले, उसमें चाहे हम जिस तरीके से बसें बस जाएं। देखें, एक तो ये बात उनकी सही है कि कोई ऐसा ऑफिशियल एग्रीमेंट मुतासरीन के साथ नहीं है कि उनको गिलगित बल्तिस्तान के अलावा कहीं ले जाके आबाद किया जाएगा। ये चूँकि आबादकारी में बहुत ताख़ीर हो गई वापडा की तरफ से, जिसके बाद कुछ लोगों ने यही कहा कि चलें भाई यहाँ नहीं हो सकता है तो हमें कहीं और करें, लेकिन वो एक बातचीत चल रही है, वो बाज़ाब्ता कोई मुआहिदा नहीं हुआ। इस पर हम कोशिश करें कंसेंसस वगैरह हो। हमें आज भी फ़ख्र है, हमने खुद आज़ादी हासिल की, गोरों से शिकस्त दी, गोरों को हमने खुद ही इल्हाक पाकिस्तान की, आज भी हमें फ़ख्र है। लेकिन
हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी नहीं हैं, हमारे पास और दीगर सोर्सेज भी नहीं हैं। हमने तो ख़ुद ही मतलब आप लोगों की हाँ में हाँ मिला दी, तो खुदारा हमारे पास तो वो ऑप्शंस भी मौजूद नहीं है कि हमारी असम्बली में कोई आवाज़ हमारी उठाए और दीगर इदारों में हमारे आवाज़ उठाए। हम दो चीज़ें चाहते हैं वफा, एक तो रियलिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, दूसरा रीसेटलमेंट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बाकी तो आपके सूबे जो है जहाँ पे आप डैम बनाना चाहते हैं वो तो कहते हैं हम इसको बम से उड़ा देंगे। हम ऐसी बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हमारा पूरा हक हमें दो, हमारी सेटलमेंट करो, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उसको शुरू करो। आप नहीं कर सकते हो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसा दो, हम करेंगे। उन्हें बोलते हैं अभी निकल जाओ, जल्दी जल्दी ये पैसे ले लो, निकलो, नहीं तो ये डैम तो बनना है। आप डैम के खिलाफ बोल रहे हैं, हम डैम के खिलाफ नहीं है। हमने पाकिस्तान अपना मुल्क पाकिस्तान को रात के अंधेरों से और दिन की तपती हुई गर्मी से निकालने के लिए अपने आबा व अजदाद की कब्रें, अपनी ज़मीनें, अपने घर, अपनी मसाजिद सब कुछ कुर्बान किया है। हम डैम के किसी किस्म के ख़िलाफ़ नहीं है, हम मुआहज़े के ख़िलाफ़ हैं। जो मुआहदा हमारे साथ किया था वो मुआहदा हमें पूरा मिले, हम डैम छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मेरा नाम है सरदार गोबिंद सिंह और उस मालिक ने, उस वाहिगुरु ने, उस अल्लाह ताला ने, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने मुझे 18 साल से अपने दरबार साहब में खिदमत का मौका दिया हुआ है, अपनी निगी गोद में बैठने का टाइम दिया हुआ है। जिस तरह मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, तो इस तरह मेरी यहाँ पे मजहबी पोस्ट है। मेरा डेजिग्नेशन ग्रंथी है तो ज्ञानी जी कहा जाता है। इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब। हिस्ट्री के मुताबिक 1521 में बाबा जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज, उनकी विलादत 1469 को ननकाना साहब में हुई और 52 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद 1521 में बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज पहली दफ़ा इस मुकाम पे आए। जब बाबा जी यहाँ पे पहुँचे तो उनकी 52 साल की ज़िंदगी गुजर चुकी थी और उनकी बकाया ज़िंदगी के 18 साल थे। तो यहाँ पे आने के बाद बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी के जो लास्ट 18 साल थे यहाँ पे गुजारने का फ़ैसला किया, यहाँ पे रहने का फ़ैसला किया। तो फिर बाबा जी ने इस जगह को पहचान देने के लिए इस जगह को करतारपुर साहब का नाम दे दिया। तो करतार के साथ लफ्ज़ी मैंने करने वाला, जहाँ पे उस अल्लाह ताला के, उस मालिक के बहुत सारे नाम हैं। कोई अपनी अक़ीदत के मुताबिक अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है। इसी तरह करतार भी उस वहदुल्लाह शरीक का नाम है। तो उस अल्लाह ताला के नाम की निस्बत के साथ बाबा जी ने यहाँ पे करतारपुर नगर बसा दिया, यहाँ पे शहर बसाया।
मेरा नाम डॉक्टर राजवंत सिंह है और मैं वाशिंगटन डीसी शहर से हूँ और मैं वहाँ पे डेंटिस्ट हूँ। मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ था। यहाँ पे मैं चौथी बार पाकिस्तान की इस धरती पे आया हूँ और करतारपुर में भी मेरा चौथा विज़िट है। गुरुद्वारा करतारपुर ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ 18 साल रहे। जब उन्होंने 27 साल की अपनी ट्रैवलिंग के बाद और ट्रैवलिंग में भी उनके साथ भाई मर्दाना जो एक मुस्लिम थे, म्यूज़िशियन थे, और इनका आपस में जो प्यार था वो 37 साल का प्यार। और गुरु नानक भी गाते थे, अपने जो कलाम थे उनको वो गा के लोगों को अपना मैसेज देते थे। गुरु नानक ने एक बड़ी बहुत कमाल की बात की कि उन्होंने जाकर बाबा फरीद जी के दरगाह पे भी गए। वहाँ के उस समय के जो इंचार्ज थे, जो उनके गद्दी नशीन थे, उनसे बाबा फरीद जी का कलाम लिया। इसी तरह उन्होंने हिंदुओं के कई ऐसी जगहों पे जाके उनका कलाम लेकर एक सब इकट्ठे करके उन्होंने सिखों का जो ये ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब जिसे हम कहते हैं, उसमें इंक्लूड कर लिया। मतलब कि गुरु नानक अपनी जो कलाम के साथ उन्होंने बाकियों को भी वही स्टेटस दिया। और जब हम उनके पास झुकते हैं गुरु ग्रंथ साहब के सामने, तो हम ना सिर्फ बाबा नानक को नमस्कार कर रहे हैं, हम बाबा फरीद को भी कर रहे हैं और कबीर को भी कर रहे हैं और रविदास को भी कर रहे हैं। ये विजन था गुरु नानक का। इसी ही जगह पे 18 साल पूरे करने के बाद, 70 साल की ज़िंदगी पूरी करने के बाद साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ से रुखसत हुए, दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह ताला के पास चले गए। तो उनके रुखसत होने के टाइम पे इसी ही मुकाम पे मुसलमान भाइयों का और गुरु नानक नाम लेवा जो संगतें थी, उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया। मुस्लिम कहने लगे कि बाबा जी तो हमारे मुसलमान बुजुर्ग थे, हमारे पीर थे, हमारे वली थे, हम इनको अपनी क़ीदत के मुताबिक इनकी दरगाह बनाएंगे, इनकी कब्र बनाई। तो दूसरी तरफ नाम लेवा जो संगतें थी, जो उनके ज़ायरीन थी, उनका कहना था कि हम बाबा जी की समाधि बनाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन था कि बाबा जी ने तो 70 साल की ज़िंदगी लड़ाई झगड़े करने पे लगाई, प्यार का दर्स दिया, इंसानियत की प्रीच की, वंड छकने का हुक्म दिया। तो ये कैसे हो सकता था कि आखिरी टाइम पे फिर झगड़ा रहने देते, ये झगड़े का फैसला ना करते। तो फिर लड़ने वाले लोगों ने बाबा जी से फैसला लेने के लिए, फैसले की बख्शिश लेने के लिए, बाबा जी को देखने के लिए जब चादर उठाई, तो चादर के नीचे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नहीं थे, फूल पड़े हुए थे। लड़ने वाले लोग हैरान हो गए। तो फिर उस चादर और फूलों को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया। जो आधी चादर और फूल मुसलमान भाइयों को मिले, उन्होंने अपनी अकीदत के मुताबिक गुरु नानक साहब जी की कब्र बना दी, मज़ार बना दी। और जो गुरु नानक नाम लेवा संगतों को मिले, उन्होंने बाबा जी की समाधि बना दी। और इसी ही जगह पे मेरी बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये बाबा जी की समाधि है। ये दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, दिस इज़ दी ओनली प्लेस। करतारपुर में 2 कम्युनिटीज़ के अपने अपने मेमोरियल साथ साइड बाय साइड बने हुए हैं और सिखों का गुरुद्वारा है। तो ये देखिए कि ऐसा मेरे गुरु नानक का मिरेकलस जो विज़न है कि दुनिया में कैसे को एग्जिस्ट किया जा सकता है, उसका जो सिंबॉलिक जो प्रेजेंस है वो करतारपुर में है। और इसकी एग्जाम्पल कहीं दुनिया में नहीं है। लंगर का सिस्टम गुरु नानक साहब से शुरू हुआ था कि भूखे को लंगर खिलाना है। तो गुरुद्वारे का पहला SOP ये है कि आपका चूल्हा गर्म होना चाहिए। पंजाबी में चूल्हा कहते हैं, जो चूल्हा जलाते हैं, हम जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कि चूल्हा गर्म होने का मतलब है कि लंगर तैयार होना चाहिए, कि पहले पंगत और फिर संगत। कि पहले आए हुए बंदे को, मेहमान को, पहले कि आप फिजिकली उसको भूख लगी हुई है, उसको प्यास लगी, आप उसको लंगर खिलाएं। फिजिकली फिट होगा तो फिर उसका ध्यान अल्लाह की तरफ होगा। तो पहले पंगत और फिर संगत। इसलिए जो गुरुद्वारा होता है, हर गुरुद्वारे में जो निशान सब लगा होता है, टावर लगा होता है, उसके लगाने का मकसद ये कि ताकि लोगों को पता चल सके, अगर कोई इबादत की नीयत के लिए आ रहा है तो इबादत कर सके, अगर कोई भूखा है तो लंगर खा सके, किसी के पास शेल्टर नहीं है तो शेल्टर ले सकते। तो इसलिए गुरुद्वारे का पहला SOP ही लंगर होता है। तो लंगर सब के लिए, वहाँ पे कोई तकसीम नहीं है। यहाँ पे आप नमाज भी अदा कर सकते हो, यहाँ पे आप रहाइश भी ले सकते हो। तो लंगर का एक हमारी रीत है, हमारे गुरुद्वारे का एक SOP है। तो इसलिए लंगर सब के लिए होता है।
नानक यहाँ पर 18 साल रहे एक फार्मर के तौर पे, और जो उनके जो फार्म्स थे यहाँ पे, जो उनके खेत थे, उनको पानी इसी खूह से जाता था और उनका घर का भी पानी इसी खूह से लेते थे। ये कुआं हमारे लिए बहुत पवित्र है क्योंकि मेरा नाम है करमजीत सिंह। मैं इंडिया में पीछे लुधियाने के पास जगराऊँ शहर से हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी है पाकिस्तान में आने की, और बहुत ही अच्छा लगा जब से हम आए हैं। दिल को बहुत सुकून है, बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि जो लोग कोई अफवाह फैलाते थे वो गलत फैलाते थे। हमने जो सुना था उससे बिल्कुल उल्ट है सब कुछ। बहुत ही प्यार मिला इधर आकर कि बहुत सिक्योर फील किया। ये भी है कि हर जगह पे गुरु घरों के दर्शन करते वक्त लोग बड़े प्यार से मिलते हैं। खुलेआम हर जगह पे दर्शन करने का मौका दिया जाता है। और हम तो यही कहेंगे कि जो अभी बॉर्डर खुलने लगे हैं उसके ऊपर बात आए कि दोनों मुल्कों को हम एक बहुत ही दिल से बधाई देते हैं। तो हम तो कहते हैं कि जिसको भी दुनिया में सब आएँ पाकिस्तान में, ये महफूज जो फीलिंग हमने ली है, ये सब आके इस फीलिंग को फील करें और आके गुरु घरों के दर्शन करें। बॉर्डर पाकिस्तान खोल रहा है, भारत नहीं खोल रहा। हमें थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। भारतीय पाकिस्तान के अंदर आ रहे होंगे, तो जब भारतीय पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं तो इस वक्त बॉर्डर से लेके ये जो दरबार साहब का रास्ता ये तकरीबन 4.5 किलोमीटर है। भारत अपनी तरफ पे क्या करता है, उनकी रोड नेटवर्क है या नहीं है वो तो भारत आप जानता है ना। तो भारत ने सिर्फ वहाँ पे एक गेट फिक्स करना है और अपने यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देनी है। अब पाकिस्तान अपना दिल कुशादा कर रहा है। पाकिस्तान इसमें इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। ये जो 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है, इसमें जो अभी इनिशियल डिस्कशन हुई है उसमें भारतीय यात्रियों को 1 दिन का परमिट दिया जाएगा। अब वहाँ पे बसेस में बैठ के हम वहाँ पे एक टर्मिनल बना रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। वहाँ पे उनका जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, अगर कोई कस्टम का प्रोसेस है, वो करने के बाद बसेस वहाँ पे लगी होंगी और वो बसेस, स्पेशल बसेस उन यात्रियों को लेके दरबार करतारपुर साहब आ जाएगी। यहाँ पे उनके लिए पार्किंग का अलहदा से इंतज़ाम किया जा रहा है, जहाँ पे बसेस पार्क होके हमारे जो यात्री साहबान हैं दरबार साहब आ जाएंगे। मैं खुद भी उस तरफ में जाकर मैंने वो दूरबीन से करतारपुर का गुरुद्वारा देखा है और एक मन में भावना आती थी कि काश भगवान अल्लाह ताला ऐसा कोई मौका बनाए कि हम ये बैरियर तोड़ के आगे चले जाएं। लोगों में वहाँ पे इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, भावना है कि किस तरह हम उड़ के पहुँच जाएं। अगर कोई ऐसा ही तरीका हो कि ये सब बैरियर ख़त्म हो जाए तो वहाँ तो लोग, वहाँ पे दूर दूर से लोग उस स्पॉट पे आते हैं डेरा बाबा नानक में। पता नहीं कितनी दुआएं निकलेंगी पाकिस्तान के लोगों के लिए, कितनी दुआएं निकलेंगी यहाँ के हुक्मरानों के लिए। सिख मज़हब की बुनियाद पाकिस्तान है, हमें ये समझना चाहिए और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि सिख मज़हब की बुनियाद जब पाकिस्तान है तो इसका मतलब है सिख का और पाकिस्तान का रिश्ता नाखन और गोश्त का रिश्ता। इस रिश्ते में कोई दरार नहीं डाल सकता। बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस हैं वो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इसमें दरार डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये सांझ भाई मर्दाना जी की और गुरु नानक देव जी की सांझ है, हज़रत मियाँ मीर साहब की और गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु की सांझ है, पीर बुद्धू शाह की और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की सांझ है। तो इसका मतलब है सिख मुस्लिम दोस्ती को आज की नहीं, 550 साल पुरानी दोस्ती है। पाकिस्तान में तो सिखों को कोई मसाइल नहीं है कि पाकिस्तान में सिख जो है आज़ाद है। पाकिस्तान में सिखों की जो वर्शिप प्लेस हैं उनकी लुक आफ्टर की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है, ख्याल किया जाता है। पूरी दुनिया का जो सिख है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और ख़ास करके जो सिखों के हीरो बने हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का सिख कौम बहुत मशहूर है, तहे दिल से मशहूर है। उनको सलाम पेश करती है कि बाजवा साहब ने सिखों का जो दरीना
डिमांड थी, एक मंग थी, 71 साल से लेकर आज तक चलती आ रही थी, वो बाजवा साहब ने पूरी की। तो यहाँ पे तो चप्पे चप्पे ने गुरु नानक के पैरों को चूमा है। ये हमारे लिए बड़ी बहुत पाक धरती है। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि अर्थ शेकिंग इवेंट हुआ है। ये जो एक्सेस खोलने का जो फैसला किया है इमरान खान जी ने और जनरल बाजवा जी ने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी, मैंने इसे ह्यूज जेस्चर, लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे हो जैसे अगर हर मुसलमान को बैरियर लगा दिया जाए, 70 साल से कोई मक्का ना जा सकता हो और सडनली कोई आकर एक दरवाज़ा खोल दे कि आओ, आप आओ मक्का शरीफ में अपने सजदा करने के लिए आइए, तो मुसलमानों में क्या फीलिंग होगी, वही फीलिंग हमारे में है।